गुजरात में कल पहले दौर के लिए 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल के मतदान में 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस बीच गुजरात में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार में है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के दिग्गजों ने कई जगहों पर रैलियां की और रोड शो किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। अमित शाह ने भी अहमदाबाद में बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के महंत से मुलाकात की। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में प्रचार धीरे धीरे धारदार हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री गली गली में प्रचार करने पहुंच रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, दिल्ली वालों से सीधे मुलाकात करके बीजेपी को कूड़ा पर घेर रहे हैं। केजरीवाल के डोर टू डोर कैंपेन का वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला उनसे मफलर को लेकर सवाल पूछती दिख रही है। केजरीवाल कहते हैं कि अभी ठंड नहीं आई है, इसलिए मफलर नहीं है। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ नाच रहा है और हाथ में रिवॉल्वर है। दूसरी ओर एमसीडी चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान 2024 लॉन्च किया, जिसके बाद बीजेपी दिल्ली के लोगों को झुग्गी की जगह पक्के मकान का वादा कर रही है। उधर कांग्रेस ने एमसीडी चुनावों के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। चुनाव प्रचार के बीच पूरे परिवार की तस्वीर एक साथ आज तक के कैमरे में कैद हुई, जिसमें भतीजे अखिलेश और बहू डिम्पल के साथ चाचा शिवपाल भी मौजूद हैं। आज तक से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार साथ है तो बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है, और परिवार अलग था तो बीजेपी कह रही थी कि परिवार में कलह है। इस बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को नया नाम दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब छोटे नेताजी के नाम से जाने जाएंगे। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है, जहां से समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। योगी एक रैली कर चुके हैं और दूसरी रैली 2 दिसंबर को होगी। पंजाब के संगरूर में सीएम आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मजदूर संगठनों के सदस्य सुबह इकट्ठा हुए थे और काफिले की शक्ल में सीएम के आवास की ओर कूच किया। पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री मान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे मजदूरों को पुलिस ने सीएम आवास से 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग करके रोक दिया। मजदूरों ने जब बैरिकेडिंग लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी कपास और धान की फसल के नुकसान का मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्म मेकर के बयान को लेकर कश्मीरी पंडितों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। आज उन्होंने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इजरायली फिल्मकार के बयान का समर्थन किया और कहा कि आखिरकार किसी ने माना कि वो फिल्म मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के बीच दूरी बढ़ाने वाला प्रोपेगेंडा ही था। इधर इजरायली फिल्मकार नडाव लेपिड अपने बयान पर अब भी कायम है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने जो महसूस किया वो कह दिया। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे युद्धाभ्यास पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। ये युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली में चल रहा था, जो चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस युद्धाभ्यास पर क्या कहा है, क्योंकि चीन के लिए यह इसलिए चिंता की बात है क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही उसके दुश्मन देश हैं, और 2 दुश्मन देशों की सेनाएं अगर एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करें और वो भी चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर, तो चीन का क्या कहना है पहले ये देख लीजिए। पहला, चीन ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। दूसरा, चीन का कहना है कि भारत ने LAC के पास ये युद्धाभ्यास करके वर्ष 1993 और 96 के समझौतों को तोड़ा है। अब यह समझौता क्या था जिसका हवाला चीन दे रहा है? यह समझौता कहता है कि दोनों देश LAC के आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे और वहां सेना की तैनाती को कम से कम रखा जाएगा। यानी चीन सीधे तौर पर यह कह रहा है कि भारत ने अमेरिका के सैनिकों को LAC के इतनी पास बुलाकर सीमा पर एक अस्थिरता का माहौल पैदा किया है और वहां सेना की तैनाती भी वहां बढ़ा दी गई है।
जबकि कड़वा सच क्या है ये देखिए। कड़वा सच ये है कि इस समझौते का उल्लंघन चीन खुद लगातार करता आया है और गलवान में हुआ हिंसक संघर्ष इसका सबसे बड़ा सबूत है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत ने इस युद्धाभ्यास के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है, जबकि यह बात भी पूरी तरह से गलत है। असल में जब दो देशों की सेनाएं संयुक्त रूप से कोई युद्धाभ्यास करती हैं तो इस दौरान एक ही स्थिति में पड़ोसी देशों को इसकी जानकारी दी जाती है और वो स्थिति यह होती है कि अगर यह युद्धाभ्यास किसी विवादित भूमि पर हो रहा हो तब पड़ोसी देश को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। और इस नक्शे पर आप देख पाएंगे कि यह युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली में किया जा रहा है, जो समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और LAC से यह स्थान सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी बात यह है कि औली को लेकर भारत और चीन के बीच कोई विवाद नहीं है और इस हिसाब से भारत चीन को यह बताने के लिए भी बाध्य नहीं है कि वो यहां अमेरिका की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करने वाला है। इसलिए चीन का ये जो दावा है ये पूरी तरह से गलत है। आप नक्शे पर देख लीजिए, ये औली है। औली उत्तराखंड का हिस्सा है। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है और औली में अगर भारतीय सेना अगर कोई युद्ध अभ्यास करती है तो चीन को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह बात सही है कि भारत और अमेरिका के लिए चीन उसका दुश्मन नंबर 1 है और इसीलिए LAC के पास इस युद्ध अभ्यास को देखकर शायद चीन बौखला गया होगा। एक और बात यह है कि अमेरिका के लिए चीन उसका दुश्मन नंबर 1 तो है, लेकिन अमेरिका से चीन की दूरी लगभग 11,500 किलोमीटर दूर है। चीन और अमेरिका की दूरी 11,500 किलोमीटर है, जबकि क्वाड में जो बाकी के सदस्य देश हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो उनमें भारत अकेला ऐसा देश है जो चीन के इतना करीब है और दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा हजारों किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, यानी जमीन पर सीमा दोनों देशों की मिलती है। इसलिए भारत बिल्कुल चीन के करीब है और बाकी के जो देश हैं जो चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, असल में वो चीन से बहुत दूर है। औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास 17 नवंबर को शुरू हुआ था और ये 3 दिसंबर तक चलेगा। और बड़ी बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तैयारी की जा रही है, जिसमें दोनों देशों के लगभग 700 जवान हिस्सा ले रहे हैं। आज हमने औली से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि चीन की आंखों में इस युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें इतनी चुभ क्यों रही हैं। आप भी देखिए, चीन के दो दुश्मन देश, उन दोनों की सेनाएं चीन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर किस तरह मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही हैं और ये नया भारत है। साढ़े 9,000 फीट पर ये पहला स्पेशल ट्रेनिंग नोड है भारतीय सेना का, जिसका फोकस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है। यहां पर भारतीय और US आर्मी के 350 ट्रूप्स दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। It's been a similar exchange of tactics and how we operate, but we've really learned a lot from the nuances of how each of us, conduct operations. इस एक्सरसाइज में हम सभी ने US आर्मी के साथ में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को UN के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के तहत एक्सरसाइज करके वैलिडेट करना, इसकी प्रैक्टिस की है। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे ट्रूप्स ने एक दूसरे के साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया। हमारी जो TTPs होती हैं, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, उनको एक दूसरे के साथ साझा किया। इस वक्त जो ड्रिल हम देख रहे हैं इसको किल बॉक्स कहा जा रहा है और इस ड्रिल में एक हॉस्टेज क्राइसिस हुई है और हर एक्सरसाइज में, हर ड्रिल में जो है दोनों तरफ से एक बैलेंस बना हुआ है। We've been through mountaineering, we've been through obviously traps, as you guys saw. We've exchanged different tactics and we've watched each other conduct operations, so we've learned a lot from each other. ड्रोन्स का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने एक नया तरीका
ढूंढा है। चील जो पक्षी है उसकी मदद से ड्रोन्स को हिट करने का जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी भी चल रहा है। The Indian Army has been a phenomenal host for us up here in Ali. First and foremost, just the view we have every single morning of the Himalayas is just breathtaking. It was a little breathtaking at first as well because of the being so high up in the altitude, but we acclimatized. We feel a lot better now. Now we're able to be fit and do our jobs properly. What's the favorite dish that you guys have had till now? Ooh. I'd have to say samosas. Samosas? Yes. एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के लिए जो कंटिंजेंट आया है यूएस आर्मी का, साथ में उन्होंने अपने यहाँ पे हथियार भी डिस्प्ले पर रखे हुए हैं और ये कंटिंजेंट जो है करीब 300-350 लोगों का है और पहले भी इन्होंने अलास्का में पिछले साल इस तरह की एक्सरसाइज की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर नए आंकड़े जारी हुए हैं जो ये बताते हैं कि जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है और अमेरिका और चीन जैसे देशों की विकास दर घट रही है, तब भारत की जीडीपी में तेजी बरकरार है। आज भारत की जीडीपी के नए आंकड़े आए हैं और आज के नए आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में यानी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रहा है, जबकि पिछली तिमाही में यह जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% था। यानी पिछली तिमाही के मुकाबले भारत की विकास दर में गिरावट आई है, लेकिन अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी स्थिति में मानी जाएगी। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर 6.3% है, जबकि चीन की जीडीपी विकास दर 3.9% है। अब भारत से चीन का कंपैरिजन, चीन की तुलना करके देख सकते हैं। आज की स्थिति में हम 6.3 पर हैं, चीन जैसा देश 3.9 पर है। अमेरिका की विकास दर 2.9% है, ब्रिटेन की 2.4, जर्मनी की 0.4 और जापान की जीडीपी विकास दर 1.8 के आसपास है। बड़ी बात यह है कि इस भारत की अर्थव्यवस्था में कोविड से पहले जो स्थिति थी, यानी कोविड से पहले की जो स्थिति थी भारत की, उससे भी अच्छा प्रदर्शन हम अब कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की जीडीपी विकास दर के ये आंकड़े इसलिए भी अहम है क्योंकि कल यानी 1 दिसंबर से भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने वाली है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि G20 देशों में दुनिया की 80% जीडीपी और 60% से ज्यादा जनसंख्या आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो आप अपनी जो जीडीपी ग्रोथ रेट देख रहे हैं वो कोविड के समय से भी, कोविड से जो पहले हमारी जो ग्रोथ रेट थी उससे भी कहीं ज्यादा है। तो आप देखिए, जब कोविड आया था, कोविड आने से पहले भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 5.9% थी और आज कोविड के बाद, क्योंकि कोविड ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया, उसके बावजूद भी 6.3% हमारी इस बार जुलाई से सितंबर के तिमाही की ग्रोथ रेट है, जो कि चीन से कहीं ज्यादा है। लेकिन चीन अब कैसे मुश्किल में फंस रहा है ये आपने देख लिया। और चीन को असल में शुरू से ही दो सबसे बड़ी उनके मन में डर थे। चीन के मन में एक डर तो उनका ये था कि उनका हाल सोवियत संघ जैसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह सोवियत संघ टूटा उस तरह से चीन ना टूट जाए। और सोवियत संघ आर्थिक कारणों की वजह से टूटा था क्योंकि उनकी इकोनॉमी ढह गई थी। इसलिए चीन ने पहले दिन से ही अपनी इकोनॉमी पर बहुत ध्यान दिया और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनके जीवन में उनका बेरोजगार नहीं रहेंगे, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान चलता रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता चीन की ये रही कि वो इस बात से बहुत डरते हैं कि उनके अंदर ही कभी कोई विद्रोह की स्थिति ना पैदा हो जाए, जैसा कि 1989 में हुआ था वैसा दोबारा ना हो जाए। ये भी उनके मन में बहुत बड़ा डर है। लेकिन अब दोनों ही फ्रंट पर चीन पिट रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। इकोनॉमी उनकी बहुत खराब स्थिति में चली गई है, जो कि उनका डर नंबर 1 था। और डर नंबर 2 कि विद्रोह का वायरस ना फैल जाए, वो भी अब हो रहा है। इसलिए दोनों डर सही साबित हो रहे हैं। शी जिनपिंग के लिए आने वाले समय में काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको गुजरात का चुनावी गणित दिखाएंगे। चीन में तो चुनाव कभी होता ही नहीं है, लेकिन हमारे देश में हर कुछ महीनों में कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। हमारे देश में लोगों को चुनावों की आदत सी पड़ गई है, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, और जब तक राज्यों के चुनाव खत्म होते हैं तब तक 5 साल बीत जाते हैं और फिर लोकसभा का चुनाव आ जाता है। लेकिन इस समय चारों तरफ चर्चा है गुजरात के चुनाव की, इसलिए आज का यह विश्लेषण आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा, चाहे आप गुजरात में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, क्योंकि गुजरात में जो भी जीतेगा उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। गुजरात में चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास के मुद्दे से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे पहले चरण की वोटिंग के लिए समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे इन चुनावों में भाषा का और चुनाव प्रचार का स्तर भी गिरता चला गया और अब यह चुनाव एक औकात वाला चुनाव बन गया है। अब कहते हैं कि मोदी को औकात दिखा देंगे। अब इसमें रावण की चर्चा भी शुरू हो गई है, मोदी को रावण कहा जा रहा है और इसमें शूरपणखा की भी चर्चा शुरू हो गई है। सद्दाम हुसैन पर भी संग्राम हो रहा है और मंदिर मंदिर दर्शन करने वाले राहुल गांधी के हिंदुत्व पर भी जबरदस्त बहस इस समय चल रही है। लगभग 6.5 करोड़ की आबादी वाले गुजरात में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है और कल पहले चरण में गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो चलिए, चुनाव भी आ गया। इन 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार हैं और इन सीटों पर कुल वोटर की संख्या है 2,39,00,000। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 182 में से 99 सीटें जीती थी और सरकार बना ली थी। कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और इस बार का चुनाव लेकिन पहले जैसा नहीं है। इस बार न तो पटेल आरक्षण जैसा कोई बड़ा मुद्दा चर्चा में है और ना ही किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बात हो रही है। जो पटेलों के आरक्षण का मुद्दा था और जो पाटीदारों का जो प्रदर्शन था, उससे पिछली बार कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था। इस बार गुजरात में सिर्फ औकात, रावण और शूरपणखा और सद्दाम हुसैन जैसे शब्द चारों तरफ गूंज रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हुआ, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की है। बड़ी बात यह है कि 80 साल के खड़गे गुजरात में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ना तो सोनिया गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं, राहुल गांधी भी सिर्फ एक बार गए और उन्होंने खड़गे को अपने दम पर यह चुनाव लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। और खड़गे लगातार एक के बाद एक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं, निजी हमला कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि जितना वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करेंगे, निजी हमले करेंगे, कांग्रेस को उतना ही नुकसान होगा। अब आप देखिए वो रावण वाला बयान। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? तो इस रावण वाले बयान पर जब बीजेपी ने कड़ी आपत्ति की तो रेणुका चौधरी ने यह कहा कि एक बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें शूरपणखा कहा था, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। देखिए उनका ट्वीट बड़ी स्क्रीन पर अगर आप पढ़ पाएं तो हम आपको दिखाते हैं। तब उन्होंने देखिए क्या लिखा था, मोदी कंपेयर्ड मी टू शूरपणखा इन पार्लियामेंट, वेयर वॉज मीडिया देन। तो उन्होंने मीडिया को भी खुली चुनौती दे दी कि जब मुझे शूरपणखा कहा तब तो मीडिया सामने नहीं आया। तो आज हमने प्रधानमंत्री मोदी का वही बयान, पुराना बयान निकाला है जिसके बारे में रेणुका चौधरी जिक्र कर रही हैं और उन्होंने कहीं भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी, सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो ये वो बात थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में रेणुका चौधरी के लिए कही थी। अब आपको राहुल गांधी की कुछ
नई तस्वीरें दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और वहां पुजारियों से भी बड़ी देर तक वो बातचीत करते रहे। आप भी इन तस्वीरों में राहुल गांधी का एक नया रूप, नया अवतार देख पाएंगे। और आपने ये नोट किया होगा कि चुनावों से पहले राहुल गांधी अचानक मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, राहुल गांधी अचानक हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाते हैं और इस बार गुजरात चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये वो राहुल गांधी की तस्वीरें हैं और अब विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सिर्फ वोटों के लिए और चुनाव से पहले ही मंदिरों में जाते हैं। और ये सवाल इस वीडियो की वजह से पूछा जा रहा है जिसमें कांग्रेस के कुछ लोग एक पुजारी को ये कहते हुए सामने से हटा देते हैं कि उसकी वजह से राहुल गांधी की तस्वीरें ठीक से नहीं आ रही हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए आप। तो इन तस्वीरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप देखते रहिए, हम दोबारा से आपके लिए चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि गर्भगृह में जब राहुल गांधी गए हैं तो उनके साथ एक दो नहीं बल्कि कई कैमरा टीम चल रही है, कई कैमरामैन उनके साथ हैं जो लगातार उनके वीडियोस बना रहे हैं और उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। अब उन्हीं की कांग्रेस पार्टी इसी बात को मुद्दा बनाती थी जब प्रधानमंत्री मोदी किसी मंदिर में जाते हैं कि वो अपने साथ फोटोग्राफर्स को क्यों लेके जाते हैं, वो तस्वीरें क्यों खिंचवाते हैं वहां पर और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों होती है। लेकिन जब राहुल गांधी गए हैं तो वो भी अपने साथ लंबी चौड़ी प्रोडक्शन की एक टीम लेकर गए हैं। वो भी वहां पर हाथ जोड़ने तो गए हैं, पूजा करने तो गए हैं, लेकिन साथ साथ शूटिंग भी चल रही है। तो महाकाल के मंदिर में ये जो शूटिंग है ये भी आप देख सकते हैं। तो भक्ति और शूटिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब अपनी बारी आती है तो कांग्रेस के नेता चुप रह जाते हैं, तब उन्हें ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो तुरंत इसी मुद्दे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहां पर आपको दो बातें आज समझनी चाहिए। पहली बात यह कि जब गुजरात में चुनाव चल रहे हैं तब कांग्रेस पार्टी का सारा फोकस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है, गुजरात पर कम है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव जीतने से ज्यादा राहुल गांधी को खुश करने में जुटे हैं। और दूसरी बात यह कि कल गुजरात में पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन राहुल गांधी अब तक सिर्फ एक ही बार गुजरात गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, और सोनिया गांधी न तो इस बार वहां पर गई, एक भी रैली उन्होंने की है, और 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने गुजरात में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात से कुछ मिलने वाला है नहीं। गुजरात में जब हार होगी तो उसका दोष कौन लेगा। इसलिए गांधी परिवार ने अपने आप को पूरी तरह से बिल्कुल अलग कर लिया है चुनाव प्रचार से, वो गए ही नहीं। और जितनी भी सीटें आएंगी उसका श्रेय भी अगर दिया जाएगा तो भारत जोड़ो आंदोलन को दिया जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा को दिया जाएगा, क्योंकि लोग भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, तब ये कहा जाएगा। और अगर वोट नहीं मिले तो कहा जाएगा कि ये खड़गे साहब की अपनी नाकामी है, वो कुछ काम नहीं कर पाए। आज आपको आज तक की ताकत भी हम दिखाना चाहते हैं चुनाव में असल में किसी भी चैनल की ताकत दिखाई देती है। आज 3 बड़े चेहरे आज तक पर आपको नजर आएंगे, जिनमें हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और तीनों नेताओं के इंटरव्यूज के कुछ खास अंश आज हमने आप सबके लिए, अपने दर्शकों के लिए निकाले हैं। तो ये तीनों बड़े हैवीवेट नेता एक साथ आज तक पर, एक साथ ब्लैक एंड व्हाइट में। गोधरा में योगी जी भी यही कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? हमारा अचीवमेंट है, सब लोग बता रहे, सारे नेता बता रहे हैं। 2002 में जो हुआ उसको उठाने की क्या जरूरत है? राम भक्तों को मारा गया ये बताने की आज जरूरत क्यों है?
देखिए दंगे न होना ये सबके लिए अच्छा होता है, इसमें ध्रुवीकरण कहाँ आता है। वो बनारस गए थे, पिट के आए अंजना जी, माफी मांगी। वो उत्तर प्रदेश गए, 350 सीटें लड़ी, 349 में जमानत जब्त हो गई। वो उत्तराखंड चुनाव लड़ने गए, उत्तराखंड में अंजना जी 70 में से 69 सीट्स उन्होंने लड़ी, 65 में जमानत जब्त हो गई। उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारा प्रचार में आ गए और हमारे साथ चल रहे हैं। गोवा में वो लड़ने गए, 40 में से 35 सीट्स में उनकी जमानत जब्त हो गई। हिमाचल में 67 की 67 सीट्स में जमानत जब्त होगी। दिल्ली और पंजाब में तो हुआ ना सर? दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उनका साथ दिया वो आपके सामने है। और अगला चुनाव आप पंजाब में लड़ करके देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी हैंड्स डाउन जीत करके आएगी। जैसे महात्मा गांधी थे 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने की स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत को आजादी मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने देश को एक किया था। वह जो है गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव के प्रतीक थे। 21वीं सदी में मुझे कहना हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की अस्मिता और गौरव का प्रतीक कोई है तो उस शख्स का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। गांधी और पटेल की धरती में हम सब हैं इस वक्त, और आप सीधे मोदी जी की तुलना मैंने नहीं किया। मैंने 20वीं शताब्दी की बात कही है, केवल 21वीं शताब्दी की बात कही। तो बीजेपी के 3 सबसे बड़े चेहरे, 3 सबसे बड़े नेता भारत के सबसे बड़े चैनल पर। आज आप ये भी देखिए कि कैसे पंजाब की पूरी सरकार इस समय कामकाज छोड़कर, अपना सारा काम छोड़कर चुनावों में गुजरात जाकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ में पंजाब के सचिवालय की है, पंजाब सचिवालय की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान और बाकी के मंत्रियों के दफ्तर हैं। लेकिन उनके सारे कार्यालय आजकल बिल्कुल खाली पड़े हैं, क्योंकि ये सारे मंत्री या तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं या दिल्ली में अपनी चुनावी ड्यूटी दे रहे हैं एमसीडी चुनाव के लिए। तो आज हमारे रिपोर्टर पंजाब के इस सेक्रेटेरिएट में पहुंच गए, और जो सेक्रेटेरिएट भरा हुआ होना चाहिए था, जहां पर कामकाज होना चाहिए था, क्योंकि आज वर्किंग डे है, जहां पर सरकारी कर्मचारी होने चाहिए थे, जो कॉरिडोर्स हैं वो भीड़ से भरे हुए होने चाहिए थे, उनकी क्या स्थिति है आप देखिए। एक एक करके पूरे सचिवालय की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा मंत्रियों का कॉरिडोर है, जहां पर पंजाब के तमाम कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। वो यहाँ पर तस्वीर क्या है, सन्नाटा पसरा हुआ है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। गुरमीत सिंह मीत हेयर कैबिनेट मंत्री हैं, बोर्ड आप बाहर लगा देख सकते हैं। और इसके अलावा इनके कमरे में जरा कैमरे को ले जाते हैं तो आप देखिए, तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि ये खाली कुर्सियां, शायद अखबार भी पुराना पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। ये है अमन अरोड़ा, बड़ा महत्वपूर्ण सूचना विभाग, पब्लिक रिलेशन का विभाग, शहरी निकाय विभाग इनके पास है। और इन कमरे के बाहर ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन कुंडी जरूर बंद हुई है और मंत्री जी के कमरे में लाइटें तक नहीं जली है, अंधेरा पसरा हुआ है। और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि जिस तरीके से लाइटें बंद हैं कि मंत्री जी पिछले कई दिनों से अपने दफ्तर में आए भी नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी है कुलदीप सिंह धालीवाल, कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी हैं? मंत्री नहीं है। कहाँ, कब से नहीं आए? कल इतनी से। अच्छा। और यहाँ पर ये मंत्री जी हैं, नंबर भी लिखा हुआ है मोबाइल। तमाम वादे और दावे किए गए थे कि सरकार आपके द्वार पर होगी, लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। ये हरपाल सिंह चीमा है, जो कि पंजाब के वित्त मंत्री हैं, लेकिन चुनाव में बिजी होने की वजह से इनके कमरे को यहाँ पर लॉक किया गया है। लॉक हालांकि इस पर दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी तरह का लॉक है। और लालचंद कटारू चक, ये भी जो है मंत्री हैं, जंगली विभाग भी है और भी कई इनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन तो ये पंजाब सरकार का कार्यालय है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, सारे मंत्री बैठते हैं। ना तो वहां आम जनता है, ना मंत्री हैं, ना सरकारी कर्मचारी हैं। काम बिल्कुल बंद है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर एक सार्वजनिक अवकाश हो गया है पंजाब में,
क्योंकि मुख्यमंत्री और सारे मंत्री जो हैं वो या तो पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं या फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में शामिल हैं। अब पंजाब के वोटर्स का क्या होगा वो आपने यहां पर देख लिया। और अब आखिर में आपको पुडुचेरी के एक प्राचीन मंदिर में लेकर चल रहे हैं, जहां मंदिर में ही रहने वाली लक्ष्मी नाम की एक हथनी की मौत से यह पूरा इलाका सदमे में है। पुडुचेरी के लोग लक्ष्मी को एक देवी के समान मानते थे और वो भी एक मां की तरह श्रद्धालुओं को हमेशा आशीर्वाद देती थी। लेकिन आज सुबह 32 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी की मौत हो गई। लक्ष्मी का जो नाम पड़ा था, इस हथनी का नाम लक्ष्मी था, जो वर्ष 1995 से ही भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर में रहती थी। और इसीलिए जब लोगों को उसकी मौत की खबर मिली तो वो भावुक हो गए और पूरा इलाका सदमे में चला गया। लक्ष्मी जब 5 साल की थी तब उसे पुडुचेरी के इस प्राचीन मंदिर में लाया गया था और तब से ही उसे लोगों का बहुत प्यार मिला। लोग इस मंदिर में गणेश जी के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन लक्ष्मी के दर्शन किए बिना भी वापस नहीं जाते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को लक्ष्मी से बहुत लगाव था और लक्ष्मी का शांत और सरल स्वभाव ही लोगों को उसकी तरफ बहुत आकर्षित करता था, क्योंकि वो भी सबसे प्रेम करती थी। हालांकि आज सुबह जब लक्ष्मी को मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाया जा रहा था तब अचानक वो रास्ते में बेहोश हो गई। इसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन लक्ष्मी की जान बची नहीं और लक्ष्मी की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। लक्ष्मी कितनी लोकप्रिय थी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए, जहां आज हजारों लोगों की भीड़ ने लक्ष्मी के शव को चारों तरफ से घेर लिया, गले से लगा लिया। इस दौरान लोगों की आंखों में ऐसे आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहां तक कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल ने भी लक्ष्मी को अंतिम विदाई देने वो गई। एक हाथी की औसत आयु करीब 70 वर्ष होती है, जबकि लक्ष्मी की मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गई। इसलिए वहां पर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर लक्ष्मी की मौत की वजह क्या हो सकती है। पशु संगठन लक्ष्मी को जंगल से दूर रखने और अकेलेपन को उसकी मौत की वजह बता रहे हैं कि शायद वो अकेला महसूस करती थी, क्योंकि उसकी असली जगह तो जंगल में थी, लेकिन उसे रखा गया एक शहर में। मौत की सही वजह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी, जो कल तक आने की संभावना है। वर्ष 2015 में एक स्टडी आई थी जो कहती है कि कोई भी जानवर अगर अकेला रहता है तो उसके मरने के जो चांस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कुत्ते, हिरण, हाथी, यहां तक कि चींटियां और मधुमक्खियों को भी अगर अपने समाज से दूर रखा जाए तो उनकी मौत जल्दी आ जाती है। अपने जैसे जानवर से संपर्क और अनुकूल माहौल इनकी उम्र को बढ़ाता है। भले ही मंदिर में लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखा जाता था, लोग प्यार करते थे, खाना पीना सब अच्छे से मिलता था, लेकिन जंगल और दूसरे हाथियों से दूरी उसकी जल्दी मौत की एक बड़ी वजह हो सकती है। आज ये खबर हमने बहुत सोच समझ कर आपके लिए चुनी है और हम चाहते हैं कि पूरा देश इन्हें देखे, इस खबर को। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि जानवरों को आप उनके समाज से काट कर कभी भी अपने सुख का साधन ना बनाएं। जानवरों की इच्छा का भी हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, वो बेजुबान होते हैं, आपको बता नहीं पाते। और एक बार मार्क ट्वेन ने कहा था, इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो शर्मिंदा होता है या जिसे शर्मिंदा होने की जरूरत पड़ती है। नमस्कार।